शो का बहुत बहुत स्वागत, आभार। चंबा की इस पावन धरती पर हम आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ की इस प्रेस वार्ता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो आपने देखा 2022 में यहीं पे इसका जिला कार्यकारिणी बनी थी, उसके जिला के अध्यक्ष अनिल वर्मा जी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे साथ बैठे हैं, और जो महासचिव बने थे उस वक्त मुकेश जी वो भी मेरे साथ बैठे हैं, और सुनील जरियाल जी, अमित जी, बहन कविता जी और संगठन के हमारे और पदाधिकारी हैं अलग अलग विभागों के। बड़ा सुखद अनुभव होता है जब हम आप सभी मधुओं से रूबरू होते हैं और आपके माध्यम से हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक, विभाग तक पहुंचती है और उसके ऊपर अमल होता है और हमारे जो मुद्दे हैं वो हल भी होते हैं। देखा कि भी हाल ही में हमारा राज्य कार्यकारिणी के चुनाव हुए थे शिमला में 3 तारीख को, जिसमें संयुक्त कर्मचारी महासंघ की 71 अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भाग लिया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशंस, उसमें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें पहली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया, जिसमें 3 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें मनोनीत किए गए हैं, और बाकी जो 40 अलग अलग स्टेट बॉडीज़ की नोटिफिकेशंस हुई है प्रस्ताव के माध्यम से, वो नोटिफिकेशन भी हमारी लगभग 2-4 दिन में जारी हो जाएगी, उसकी प्रोसीडिंग भी जारी हो गई है। उसमें एक बहुत बड़ी दायित्व जिला चंबा को मिला है, आपको शायद पता होगा, वो भी बताना मुझे बहुत ज़रूरी है कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें हमारे जो एनजीओ संगठन के जो 9 जिला प्रधान थे, वो बहुत मैंने कहा डिफरेंट लोग तरह के ऑर्गेनाइजेशन उसमें आई थी। जो हमारा एनपीएस संगठन था उसके 9 जिला प्रधान भी 12 में से उस बैठक में आए थे, उस चुनाव में आए थे, और वो हमारी एक बड़ी ताकत थी। और उसमें ये निश्चित किया गया था कि भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, क्योंकि एनपीएस संगठन ने बड़ा एक लड़ाई लड़ी थी, निर्णायक लड़ाई लड़ी थी हमारे पेंशन को लेके, जिसमें सभी और लोग भी और विभाग भी थे, हमारा संयुक्त कर्मचारी भी था, पर महन रोल जो है वो एनपीएस संगठन का रहा था। तो उस दृष्टि से वरिष्ठ उपाध्यक्ष का जो पद है वो एनपीएस संगठन की लीडरशिप को देने की बात हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सुनील जरियाल जी जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो सभी ने जो एनपीएस संगठन के जो 9 प्रधान थे या बाकी लोग थे, उन्होंने ये निश्चित किया कि सुनील जरियाल जी को जो है स्टेट में संयुक्त कर्मचारी महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है वो हम देंगे, अगर आप एक पोस्ट देते। तो इनको जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, क्या इलेक्ट किया गया है उस हाउस के अंदर। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चंबा में है, हम आ जाए हैं, और चंबा के स्थानीय मीडिया भी इस बात को समझे, और ताकि पता लगे कि भाई चंबा में कितनी हुनर और काबिलियत और फ्लंग है कि शिमला पहुंचना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, कि शिमला से यहाँ आना, यहाँ से शिमला पहुंचना, और इनका लगातार उस संघर्ष में भाग दौड़ रही है। तो इसलिए इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ये सोच के दी है कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है इनके नेतृत्व में एक नई बुलंदियों को छुएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और बाकी हमने 12 जिलों के संगठन के चुनाव भी हमने दोबारा से कराने की बात अभी कही है, उसमें चंबा का चुनाव भी दोबारा से हो रहा है और गतिविधियां भी होगी। और मैं आज मुख्य तौर पे आपसे ये कहने वाला हूं कि जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी तरह की जो है, जिस तरह की एनजीओ के लोग जो है एक एफिलिएशन के लिए लगातार 4 साल तक संघर्ष करते हैं, फिर 5वें साल बोलते हैं कि नहीं जी, एक आदमी को, किसी को सरकार बोलेंगे हम वार्ता के लिए बुलाएंगे, फिर उसके बाद चुनाव हो जाता है, एक बैठक होती है, कर्मचारियों के मुद्दे हल नहीं होते। तो एफिलिएशन क्या होती है? जब आपके साथ कर्मचारी वर्ग है, आपके साथ लोग हैं, आप लगातार लोगों की बात को उठाएंगे, तो वही एफिलिएशन होती है। हमारी सबसे बड़ी एफिलिएशन जो है वो कर्मचारी है, लोग हैं, अलग अलग विभाग के लोग हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और उस ताकत के साथ हम आगे बढ़े हैं। पिछली सरकार को भी हमने एहसास दिलाया था कि ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ वास्तव में है क्या है, कितनी बड़ी फोर्स है। तो अभी भी मैंने मुख्यमंत्री को, हमारे संगठन ने ये बात कही है कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ में कितने लोग हैं, किस किस तरह के लोग हैं, इसमें गेस्टेड भी है, नॉन गेस्टेड भी है, इसमें बोर्ड भी है, इसमें निगम भी है, इसमें पेंशनर भी है, इसमें डॉक्टर्स भी है, इसमें हर तरह की क्लास 4 के लोग भी है। सभी का एक जो है एक मिश्रण है, एक समन्वय है। इस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हिलाल वर्मा जी है वो बहुत मेहनती है, आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है, खेमेंद्र गुप्ता जी जो एचआरटीसी से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, हमारे 3 जो अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो अलग अलग स्ट्रीम से हमने लिए है। सबका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो इसमें एक हमारे हॉर्टिकल्चर से है विनोद जी,
वो एनजीओ के पिछली बार वो अध्यक्ष भी रहे, आपको पता होगा, विनोद कुमार जी एनजीओ के एक धड़े के अध्यक्ष रहे, वो भी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इस संगठन में। तो मतलब पूरी एक मैच्योर लीडरशिप इस संगठन के अंदर है। तो एक प्रयास है हमारा, जिस तरह भी आपने देखा कि सचिवालय में गतिरोध हुआ, उस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई बीच में आगे नहीं आया। हालांकि उनके मुद्दे बड़े जायज थे, बहुत लॉजिकल मुद्दे थे, वो डिमांड वही डिमांड है संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जब ये फ्रेम हुआ था, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े थे। पर लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई, वो गैप हुआ, उसमें कुछ कम्युनिकेशन हुआ या कुछ उसमें कुछ बीच में ऐसी चीजें आ गई बीच में कि वो उनका जो एक संघर्ष था वो किसी और मोड़ पे चला गया, और तरह से वो संघर्ष को आगे ले गए, और वो अंजाम तक उसको नहीं, संघर्ष हमारा भी गया, और फिर बाद में कुछ कार्रवाई भी हमारे लोगों पे हुई, तो उसके बीच में मध्यस्थता करने कोई बीच में नहीं आया। लेकिन ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ जब बना तो हमने अपनी डिमांड्स का डिमांड चार्टर मुख्यमंत्री से बाद में डिस्कस किया, और 20 मिनट तक पहले जो लगभग जो है हमारा जो डिमांड चार्टर हमने दिया था, मेमोरेंडम जो दिया था, वो यही था कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ ये चाहता है कि जो सचिवालय कर्मचारियों के साथ, सचिवालय सेवा कर्मचारियों के संगठन के साथ जो सरकार के द्वारा जो उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया है, या उनकी जो एक्सप्लेनेशन हुई है, उनके खिलाफ जो चार्जशीट बनाने की बात हुई है, या उनके को शो कॉज नोटिस दिए गए, उसको विड्रॉ करके सरकार सौहार्दपूर्ण वार्तालाप करे। और कर्मचारी जो है, हर सरकार की रीढ़ होती है, और एक व्यवस्था के लिए जो है कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाना जो है अधिकारी और सरकार को बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दृष्टि से हमने मध्यस्थता की और उनका डायलॉग शुरू हो गया। ये अलग बात है, कोई हमें मानता है या नहीं मानता कि हमने कितना काम किया, या हमने हमारा कोई रोल रहा है सचिवालय कर्मचारियों के संघर्ष को उसको विराम लाने में, उनके उस तरह से उसको जो है सेटल करने में, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ कर्मचारी हित की बात करते हैं। हमें लगता है कि कर्मचारियों के हित में जो बात करनी चाहिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं हमारा किसी भी विभाग का कर्मचारी, किसी भी वर्ग का कर्मचारी जो है, वो चाहे शिक्षक है चाहे कोई और कर्मचारी है, उसके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले कर्मचारी यूनियन का दायित्व होता है। अगर हमारे किसी कर्मचारियों के साथ कोई किसी तरह का शो कॉज नोटिस या कोई कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि तभी ट्रेड यूनियनिज्म चलेगा जब आप अपनी बात को रख पाएंगे, जब आपको एक लिबर्टी होगी बात कहने की, अपने मुद्दों को आप रख पाएंगे। अगर मैं मुद्दों की बात आपसे कहूं तो मुद्दे हमारे अनगिनत मुद्दे हैं। देखिए, सरकार अपना काम करती है, सरकारें जो भी होती है वो अपने उनकी जो मजबूरियां होती है, उस मजबूरियों को लेके पहले आगे सामने खड़ी होती है कि ये मजबूरियां हैं। सरकार की मजबूरियां सबसे पहले होती है वित्त प्रबंधन की। उस मजबूरी को हम भी समझते हैं, लेकिन वित्त को जुटाना, उसका प्रबंधन करना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, जनरेट करना हर सरकार का दायित्व होता है। कोई सरकार उससे भाग नहीं सकती है। अगर कोई ये बोले कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते, तो वो कोई आंसर नहीं होता है। कर्मचारियों को उसकी जो देनदारियां हैं वो कर्मचारी उसको समय समय पे चाहते हैं। उसमें ये नहीं है कि कर्मचारी सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कर्मचारी अपने हक की बात करते हैं, और अपने हक की बात करना हर वर्ग का दायित्व, चाहे वो पेंशनर है चाहे वो कर्मचारी है। पर बदले में कर्मचारी काम भी करते हैं, और सरकारों को जो है कर्मचारियों से काम लेना उनका काम है। अगर कोताही कोई कर्मचारी अपने काम में कर रहा है तो वो सरकार उसको देखती है, उसके ऊपर संज्ञान भी लेती है। उसके लिए विभागों में उस तरह की हायरार्की बनी हुई है। तो अभी जो हमारा मुख्यतः जो डिमांड जो कर्मचारियों की है, उसमें है मुख्य तौर पे जो चौथी किस्त अभी मुझे लगता है कि ड्यू है, वो भारत सरकार भी मेरे ख्याल देने वाली है 5-10 दिन में। चौथी किस्त जो डीए की है, हमारी 3 किस्तें ऑलरेडी पेंडिंग है, चौथी पेंडिंग हो जाएगी जुलाई से। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से 2 किस्तों की मांग कर रहे थे कि 2 किस्तें कम से कम कर्मचारियों को मिल जानी चाहिए डीए की। 2 नहीं तो कम से कम 1 किस्त तो मिल जाती, कम से कम कर्मचारियों को भी लगता है कुछ ना कुछ हमें मिला। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सरकार को इसमें राहत देनी चाहिए। और हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कर रहे थे कि दिवाली, एटलीस्ट दिवाली को तो इससे लंबा ना खींचे इसको। अगर बहुत लंबा गैप आप चाह रहे हैं, हमारे से बहुत ज्यादा टाइम चाह रहे हैं, तो हम इतना कर सकते हैं कि दिवाली तक जो है हमें 1 या 2 किस्त डीए की दे। और जो पे कमीशन का 6ठा वेतन आयोग जो लागू हुआ था, जिसमें दुनिया भर की त्रुटियां उसमें है, उसको सारा उजागर भी हमने इस मंच के माध्यम से की थी। उसके जो हमारे पास ड्यूज है या उसके जो एरियर्स है, वो भी कर्मचारी मांग रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने 50,000 देके उसको खत्म किया था। तो बहुत से किसी 4-4 लाख की लाइबिलिटीज भी है, वो सरकार उसको दे, और दिवाली में कम से कम 1 किस्त दी जाए। ये कुछ मुद्दे हैं। दूसरा एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो आज की डेट में है, ये मुद्दे उन्होंने भी उठाए थे। एक मुद्दा है जो 2 साल जिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के, शिक्षकों के पूरे हो चुके हैं, उनकी नियमितीकरण पहले 2 बार होती थी साल में, तो उसको खत्म कर दिया गया है। अब साल में 1 बार नियमितीकरण की जा रही है। अभी जो सितंबर में, जिनके 30 सितंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे,
उन कर्मचारियों को सितंबर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के मंथ में उनको नियमित करना था। अगर वो अक्टूबर में नियमित नहीं हो गए तो वो जाके जुलाई में नियमित हो गए। 31 मार्च का मतलब है वो जून जुलाई में जाके वो नियमित हो गए, तो उनको इस तरह से 2 की जगह 3 साल लग जाएंगे। तो हम इस बात को बड़े प्रमुखता से मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं। फिर अभी एक मुलाकात करके इस बात को रखेंगे कि भाई जो सितंबर का जो एक फेज था रेगुलेशन का, उन कर्मचारियों को दिया जाए। अभी जो नए लोग लगे हुए, मैं चंबा में था कल, तो जेबीटीज की वहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग थी, परसों कांगड़ा में था, तो वहाँ भी उन्हीं की वही मांग पहले है कि हमारा नियमितीकरण 2 बार होता था। सर आप ये मुद्दा हमारा उठाना है कि हमारा नियमितीकरण जो है साल में 2 बार किया जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण मांग है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार इसको हल करे। और बड़ी बात यह है कि बहुत से संस्थानों के अंदर, चाहे बोर्ड है, चाहे निगम है, विभाग है, बहुत सी रिक्तियां पड़ी हैं। सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, ये सिलसिला बड़े लंबे टाइम से चल रहा है। जो पोस्टें खत्म हो रही है उसको सरकार नहीं भरना चाह रही है और वहाँ आउटसोर्स को लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये गलत परंपरा है, वो चाहे भारत सरकार के लेवल पे हो, चाहे वो किसी स्टेट की हो, अपने प्रदेश की बात करें तो हर विभाग, बोर्ड, निगम, विशेषकर शिक्षा के अंदर की अगर बात करूँ मैं, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, तो शिक्षकों के हमारे हजारों पद खाली है। तो 20 लाख के आसपास रिक्तियाँ हमारी चल रही है। जो रिक्तियाँ चल रही है उसको खत्म करने का, पोस्टों को प्रयास किया जा रहा है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि रिक्तियों को भरा जाए हर विभाग के अंदर। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो टीचिंग का जो एक प्रोफेशन है वो ऐसा प्रोफेशन है, अगर वहाँ स्कूल के अंदर किसी सब्जेक्ट का टीचर अब्सेंट हो जाता है, नहीं रहता है, तो वो सारा सिस्टम ही पहला जो आता है, बच्चे का पूरा जो कैरियर है वो तबाह हो जाता है। तो उसके साथ तो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं जा सकता है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो आउटसोर्स विभाग में हमारे पास लगभग 35,000 कर्मचारी है डिफरेंट जगह, पहले भी हमने आपसे इस बात को लेकर बात की, सरकार उनको नियमित करे पॉलिसी लाके। जैसे हम एजुकेशन में उनकी एसएमसी टीचर की वकालत कर रहे हैं, वैसे ही हम आउटसोर्स के सारे कर्मचारियों की वकालत करते हैं, चाहे वोकेशनल है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, चाहे किसी और विभाग के अंदर है, चाहे हमारे पास आईटी सेक्टर में जो लोग लगे हैं। उसके बाद उनको नियमित करने के बाद जो है नियमित पद सरकार को निकालने चाहिए, जिससे जो है कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। ये क्योंकि हर आदमी अपने भविष्य के लिए आज की डेट में चिंतित है। तो ये मांगे हम आज बड़े प्रमुखता से आपके माध्यम से इसको रखना चाह रहे थे। और भी बड़ी अनगिनत मांगे हमारे, जैसे कुछ सेक्टर की अगर बात करूं मैं, पंचायती राज में हमारे पास जो लोग लगे हुए हैं, जिला परिषद कैडर में उनको रखा गया बड़े टाइम से, ना उनको नियमित किया जा रहा है बेचारों को, ना उनको पेंशन के दायरे में लाया जा रहा है, ना उनको नया पे कमीशन की पूरे बेनिफिट्स उनको मिले हैं। तो उनकी लगातार मांग चल रही है। तो हमने वो अपनी डिमांड चार्टर, जो भी मुख्यमंत्री को हमने 20 सूत्रीय मांग पत्र दिया है संयुक्त कर्मचारी महासंघ के माध्यम से, उसमें हमने ये बात रखी है कि उन कर्मचारियों को जो है उसमें क्या कहते हैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत लाया जाए, उनको पेंशन दी जाए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है कि उनको जो है पहले से पेंशन में थी, 1972 का पेंशन रूल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे लगता है और विभागों पे भी लगता है कुछ में, जो अभी तक नहीं आए, तो उनको उसी पेंशन के दायरे में लाया जाए। और उन्होंने लंगा अभी, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुखर भी हुआ इस बात को लेके कि भी हम पहले से थे और बाकियों को दे दी, हमारे को नहीं दी, उसमें पंचायती राज भी छूट जाता है। हमारे नगर निगम है, कुछ कॉर्पोरेट्स भी है हमारे, तो हम उनको भी चाह रहे हैं कि भी सबको पेंशन के दायरे में सरकार लाए। और मुख्यमंत्री ने इसका आश्वासन हमें दिया है कि जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बाकी पंचायती राज के लोग भी है कि उनको पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। और एक HRTC की मांग आई है हमारे पास, क्योंकि हमारे सभी विभागों, बोर्डों का, इसमें निगमों का एक समन्वय है संगठन में, तो हम एक एक दो जो प्रमुख मांगे उसको हम जरूर इस मंच से उठाते हैं। उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग आई है कि जिस तरह से जो हमारा HRTC आजकल घाटे की स्थिति में बहुत लंबे इसमें चल रहा है, संघर्ष में है, तो वो एक चाह रहा था कि एक ट्रांसपोर्ट बनाया जाए इलेक्ट्रिसिटी को, उनको ट्रांसपोर्ट का दर्जा दिया जाए। तो वो उस मांग को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं कि भी जो HRTC है उसको कॉर्पोरेशन से हटाया जाए। तो इस तरह की कुछ डिफरेंट मांगे, हमारे एजुकेशन की भी बहुत सारी मांगे हैं। अभी एक मांग जरियाल भाई के माध्यम से भी आई थी कि, और हम उस मांग को शिक्षा मंत्री से भी रख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो हमारे बच्चों के अंडर 12 के जो टूर्नामेंट्स होते थे उसको बंद कर दिया गया। असली प्रतिभा तो वहां से आनी है बच्चों की। उस प्रतिभा को अगर आपने खत्म कर दिया तो बच्चा कहाँ ऊपर जाके तैयार हो, एकदम थोड़ी तैयार हो पाएगा। तो हम उसकी मांग करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से भी हम मिलेंगे कि भी इसको बहाल किया जाए। ठीक है, वो कुछ फंड की भी कमी हो सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर लेकिन मुझे लगता है कि उसको शुरू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारा एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता था स्कूलों में, बच्चों की प्रतिभा को, क्वालिटी एस्पेक्ट्स की अगर बात करूं, वो भी लगभग भारत सरकार उसको चलाती थी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसमें कोई एक्टिविटी, मेरे पास ही वो विंग है, उसमें कोई एक्टिविटी हो नहीं रही इस साल, कोई कैलेंडर या उनकी कोई शेड्यूल प्रोग्राम आया नहीं भारत सरकार से। तो अगर भारत सरकार उसको नहीं चलाना चाहती है तो क्वालिटी एस्पेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको चलाएं। उस जो ये एक्टिविटी है, ये जो साइंस क्विज वगैरह इसमें होते हैं, तो इसको कंटिन्यू किया जाए, स्टेट इसमें फंडिंग करे, ये मांग हमने अभी हाल ही में रखी है। तो ऐसी ऐसी अनगिनत मांगे हमारी है जिसको लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा मुख्य फोकस ये है कि हम जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के संगठन को इसको धरातल पर लाना चाहते हैं। इसमें डॉक्टर्स की भी डिमांड है हमारी, जैसे उनका एनपीए बंद कर दिया गया, नॉन प्रैक्टिशनर और अलाउंस उनको मिलता था, अब उनको बंद कर दिया गया, उनको नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो अपॉइंटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है उनको फिक्स कर दिया गया है, तो उनका अपना संघर्ष चल रहा है। तो उन्होंने भी हमारे से बात की है, उनके मुद्दों को भी हम एक दो मुद्दों को इसमें टेकअप कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि हर वर्ग की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरकार से डायलॉग करें। हमने अभी 20 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया है, हाल ही में मुख्यमंत्री से लंबी बात हुई है। प्रमोशंस की हमने बात की है, हर विभागों में प्रमोशन रुकी है, जितने भी विभाग है, एजुकेशन की बात करें या किसी और डिपार्टमेंट की बात करें या किसी बोर्ड निगम की बात करें, तो मुझे लगता है कि 1 साल से विभागों में प्रमोशंस हर कैटेगरीज की, हर डिपार्टमेंट की रुकी है। तो उसको हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसमें प्रमोशन एक कर्मचारियों का एक राइट है, उसका एक अधिकार है, उसको समयबद्ध तरीके से प्रमोशन मिलनी चाहिए। जहां उससे स्टैग्नेशन खत्म होती है, वहां काम में भी उससे जो है उसमें स्फूर्ति आती है, एक नई सोच के साथ आदमी काम करता है और आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाती है। उससे विभाग को फायदा है, सरकार को फायदा है और कर्मचारियों को भी फायदा होता है। प्रमोशन को नहीं रोकना चाहिए। हमारे बहुत से लोग जो है बिना प्रमोशन से रिटायर हो रहे हैं, वो हर 31 मार्च को 30 मार्च को जो है वो लगातार रिटायरमेंट होती जा रही है, जिसका राइट था उसको नहीं मिल रहा। कम से कम जो लोग प्रमोट हो रहे हैं ना उस डेट को होने थे, रिटायरमेंट के टाइम उनको परफॉर्मा प्रमोशन देकर उनको तो फायदा दे देना चाहिए कम से कम, क्योंकि उसका एक पेंशन के टाइम उसको एक स्टेटस तो उस पोस्ट का मिलेगा और उसका वो बिल्कुल अधिकार है। उस अधिकार को लेके हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं इसको लेके। हाँ, एक रीएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी आया था हमारे शिक्षा विभाग में भी है, कुछ और जगह भी रख दी है, जैसे हमारे के भी जो 58 से रिटायर हो जाते हैं, उसमें एक मैं और बात जोड़ना चाह रहा हूँ रीएम्प्लॉयमेंट में। जो हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉय हमारे उस संगठन में, उनकी तरफ से हमने डिमांड चार्टर में डाला है कि पहले जो क्लास 4th एम्प्लॉय थे उनकी रिटायरमेंट एज 60 साल थी। अब सरकार ने रुके की 58 साल। उसमें भी 2 तरह के ग्रुप हो गए। जो पुराने लोग हैं वो तो 60 में आज भी रिटायर हो रहे हैं, जो पुराने रिटायर हो रहे हैं। जो नया आदमी कोई रिटायर हो रहा है तो वो 58 में रिटायर होगा। तो उसमें एक एनोमली आ गई है। तो हमने उनको बात की है कि उनको यूनिफॉर्म किया जाए, 60 साल रखा जाए। और हम ये मांग भी करते हैं कि सरकार जो रीएम्प्लॉयमेंट दे रही है उस रीएम्प्लॉयमेंट के बजाय उसका हम विरोध करते हैं। वो रीएम्प्लॉयमेंट पिक एंड चूज हो रही है और रीएम्प्लॉयमेंट में कुछ आपके वो ड्यूज को रोक रही है सरकार, और उसमें कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे। जो करना चाह रहे हैं उनको कुछ मिल भी नहीं रहा। तो सरकार अगर चाहती है कि कर्मचारियों की सेवाएं लेनी है, तो हम तो बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि जो सरकार की रिटायरमेंट एज है कर्मचारियों की वो 60 साल कर दी जाए, सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया जाए। तो सरकार क्यों ना इस रिटायरमेंट एज को 58 से बढ़ा के 59 या 60 कर दे, बजाय कि रीएम्प्लॉयमेंट को शुरू करना है। या तो रीएम्प्लॉयमेंट ना करे, अगर करनी है तो उसको रिटायरमेंट एज बढ़ा दे। इसमें एक हमारा ये भी हमने डिमांड चार्टर में मुद्दा सरकार को दिया है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे 20 सूत्रीय मांग पत्र है, और मांगे जो आएंगी और विभागों की उसको भी हम ऐड करेंगे सप्लीमेंट्री उसमें। तो इनिशियल स्टेज में संगठन काम कर रहा है। इस तरह संगठन में हमने पेंशनर्स की बात भी की है। पेंशनर बहुत संख्या में हमारे पास है, तो हम पेंशनर का भी जो पूरा इनका बॉडी है उसको भी हम जोड़ रहे हैं। तो ताकि इस तरह से हमारा जो संगठन है ये आज की हमने मुख्यमंत्री को बताया कि ये सबसे बड़ा संगठन आज की डेट में है। इसमें 85,000 टीचर भी है और विभाग भी, इसमें गेस्टेड भी है, नॉन गेस्टेड भी है, डॉक्टर्स भी है, पेंशनर भी है। तो मतलब अगर सरकार चर्चा करना चाहती है तो चर्चा करने के लिए, कर्मचारियों के मुद्दे हल करने के लिए सबसे राइट प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ा और सही प्लेटफॉर्म संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, जो एक सही पिक्चर भी सरकार को देगा और जो है कर्मचारियों के मुद्दे भी सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखेगा। ये कुछ हमारी मांगे थी। और कोई आपके प्रश्न है तो उसका स्वागत है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ क्या सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है? देखिए, कार्यप्रणाली सरकार अपने तरीके से करती है। कर्मचारी संगठनों का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो होता है कर्मचारियों के मुद्दों को हल करना और उनके जो ड्यूज है, उनकी मांगे है, उसको पटल पे रखना, सरकार से डायलॉग करना और सरकार को समय समय पर सही पिक्चर देना। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ सही पिक्चर सरकार को देता है। और मैंने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री से बात अभी हाल ही में कही थी, मुख्यमंत्री महोदय, कि गलत पिक्चर जा रही है, गलत इमेज जा रही है, आपका जो कन्फ्रंटेशन सचिवालय कर्मचारियों के साथ जा रहा है, इसको गतिरों को तोड़ना चाहिए। हम इसमें मध्यस्थता करने को तैयार है। हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं
नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि भी आप डायलॉग करें, आपकी अपनी बात को रखें, जो आपकी बातें होगी हम सब आपकी बातों को मानेंगे, आप तो मुख्य है। ये चीज है, सरकार की कुछ मजबूरियां हैं। सरकार हो सकता है कि किस तरह से सरकार की कोई फाइनेंशियली जो क्राइसिस है, कुछ कभी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं क्राइसिस है नहीं, कभी क्राइसिस है, अब जो भी है, पर लेकिन कर्मचारियों के लिए कोई क्राइसिस नहीं होने चाहिए। जो डीए नहीं मिलेगा आपको दिवाली तक, तो क्या स्टेप है अगला आपका? देखिए, डीए मुझे लगता है कि ऐसी संभावनाएं हिमाचल में शायद ना बने। मुख्यमंत्री भी और सरकार के आला जो कैबिनेट के मंत्री है, और 4 किस्तें होगी हैं ना? हाँ, 4 किस्तें किस्तें, हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है बोल रहे। तो सरकार के जो आला अधिकारी है वो भी और साथ में हमारे जो कैबिनेट है पूरी, उस बात को गंभीरता से ले रही है कि चौथी किस्त ड्यू हो गई है। 4 किस्तों में हम कर्मचारियों को कुछ ना कुछ देंगे, और मैं निश्चित तौर पे इस बात को मानता हूँ। हमने मुख्यमंत्री को बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हम दिवाली तक की मोहलत आपको दे रहे हैं, कि दिवाली तक आप अपना मैनेजमेंट करें, तो जैसे भी होता है, पर लेकिन दिवाली तक का तोहफा कर्मचारियों को आपको देना पड़ेगा। और मैं विश्वास के साथ आज इस बात को कह रहा हूँ कि दिवाली में 100% जो है कर्मचारियों को ये तोहफा मिलेगा। अगर फिर भी कर्मचारी महरूम रहते हैं तो उसके बाद जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जो हाउस होगा, जनरल हाउस, क्योंकि मैं अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ, और लेना या बोलना मीडिया के सामने वो जाती हो जाएगी। जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ का हाउस डिसाइड करेगा जिस तरफ जाना है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, उस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। और जहां अगर लगेगा कि हमें कोई कर्मचारियों के हित में हाउस कहेगा संघर्ष करना है, तो हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष भी करेंगे। अगर कोई डायलॉग से बात बनेगी तो डायलॉग भी करेंगे। जो ओपीएस लागू हुई है, आप संतुष्ट हैं उससे? क्या सभी को ओपीएस के लाभ मिल रहे हैं आपके कर्मचारियों को? देखिए, कर्मचारियों को जो ओपीएस के दायरे में लाए गए उनको तो मिले, और बड़ा एक बहुत बड़ा तोहफा है, उसके तो हम आज भी मुख्यमंत्री का आभार करते हैं, 10 साल बाद भी करेंगे, और उसको हम थैंकलेस नहीं हो सकते। वो बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री ने किया है। पर जो विभाग छूट गए हैं, जो डिपार्टमेंट छूट गए हैं, वो बार बार पेंशन मांग रहे हैं। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, या फिर जिला परिषद का, या फिर हमारे क्या कहते हैं उसका नगर निगम के कर्मचारियों की बात की है, तो उनको इसके लाभ मिलने चाहिए, और उसके लिए हम प्रयासरत है कि उनको जो है पेंशन के दायरे में लाना है ही पड़ेगा सरकार को। थैंक यू वेरी मच।